वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे औरतों की, ख़वातीन की जो अमवात हुई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 10,000 जो है एनुअल जो WHO बता रहे हैं, फिगर्स सामने आई है। और सेहत के जो वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बयान में कि ये जो 10,000 ख़वातीन जो मौत का शिकार होती है दौरान हमल, ये एक बड़ा सानिया है। अगर किसी और शोबे में या किसी और वाक़े के हवाले से अगर देखा जाए, अगर ख़वातीन मुतासर होती हैं तो उस पर बात होती है, डिबेट होती है, लेकिन ये जो है एक साइलेंट किलिंग है। उनका कहना था कि एक साइलेंट किलिंग है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा कि कितनी ख़वातीन जो है ऐसे मौत का शिकार होती है दौरान हमल। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डॉक्टर नवीद भुट्टो हैं जो बच्चे की सेहत और ग़िज़ायत के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। प्रोग्राम में खुश आमदेद। आपसे हमारा ये सवाल है कि सेहत का जो आलमी इदारा है, उन्होंने एक बयान में कहा है कि 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हर साल 10,000 ख़वातीन मौत का शिकार होती है दौरान हमल। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि इसको बेहतर सिस्टम को जो है बेहतर किया जाए, जो हेल्थ सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए और सरमायाकारी की जाए। सेहत के हवाले से मतलब जो है सरमायाकारी की ज़रूरत है। और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये बात की है कि जो 10,000 ख़वातीन दौरान हमल पेचीदगियों से मुतासर होती हैं, मर जाती हैं, तो इस सूरत-हाल से हम कैसे निमट सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, विश टीवी का शुक्रिया कि आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आप लोगों ने हमें मदऊ किया है। और 2 दिन पहले ही मैटरनल मोर्टेलिटी ट्रेंड्स ग्लोबल जो रिपोर्ट शाया हुई है, उस मुताबिक तकरीबन 2,60,000 जो विमेंस हैं उनकी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान। और तकरीबन 700 डेथ एक दिन के बनते हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर एक डेथ बनती है। ये ग्लोबल फिगर बता रहा हूँ। उसमें से 90% जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, जिस तरह हमारे साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यानी 90% वहाँ हो रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी डेथ नहीं होनी चाहिए। और ऐसी डेथ हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं सस्ते और आसान तरीके से, अगर उसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा अगर देखा जाए तो हेल्थ का बजट बहुत कम है। दुनिया में हेल्थ बजट हम हमारे बजट से तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि अर्ली अगर हमने सही क्वालिटी ऑफ केयर उस मदर को, माँ और बच्चे को दी, तो डेफिनेटली उनकी हम ज़िंदगी बचा सकते हैं। 2 महीने पहले तकरीबन एक लांसेट जर्नल ने रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, तो उसमें भी जो लीडिंग काज था हमारे उन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो माओं की डेथ का था, तो वो ज़्यादातर यही था कि हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज जिसे ब्लीडिंग कहते हैं, नंबर 1 पे था। और वो आसान, हम बचा सकते हैं उनको ना, बहुत आसान सस्ते तरीके से। और दूसरा था ये हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, हम टाइमली चेकअप होता नहीं है, फिर जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो उसकी वजह से भी फिर माओं की डेथ हो जाती है। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सेस टू केयर, क्वालिटी सर्विस, तो वो अगर हमें टाइमली मिल जाती है तो उन माओं को दौरान एंटीनेटल टाइम पीरियड, जो एंटीनेटल चेकअप, क्योंकि पहले तो 4 विजिट थी, अब WHO 8 विजिट कह रहा है कि हर महीने तकरीबन 1 विजिट हो। उसी दौरान अगर कोई पेचीदगी हो, चाहे हेल्थ और न्यूट्रिशन हो, तो टाइमली अगर एड्रेस किया जाए तो हम दौरान डिलीवरी, पोस्टनेटल टाइम के पीरियड पे उन माओं को हम बचा सकते हैं। तो ये छोटी हैं। उसके अलावा फिर इन्फेक्शन भी आ जाता है, क्रॉनिक डिजीज भी आ जाती हैं। मलेरिया हुआ, एनीमिया की वजह से, डायबिटीज़ हो, HIV एड्स की वजह से मौत हो जाती हैं, मगर वो भी प्रिवेंटेबल हैं। मलेरिया की ट्रीटमेंट हो, एनीमिया की, अगर खून की कमी है तो टाइमली उसको हम आयरन, फोलिक और डाइट का प्लान बता सकते हैं कि सही डाइट लें तो खून की कमी पूरी होगी, तो फर्दर आगे जाके पेचीदगी नहीं होगी। तो फिर इस तरह हम चीज़ों को बचा सकते हैं। असल ओवरऑल हमारा जो सबसे मेन क्वालिटी ऑफ केयर सर्विस है कि हमारा माँ सही तरीके से जो एंटीनेटल चेकअप है ना, उस पर अगर अपने नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी पे चली जाए और हर महीने एक चेकअप करा ले, तो उसी दौरान अगर कोई पेचीदगी हो, टाइमली एड्रेस हो जाए, तो उस माँ को हम आगे जाके कॉम्प्लिकेशन से और अम्मा से हम बचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारा स्किल बर्थ अटेंडेंट हैं, जहाँ हमारे प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शरी हो, तो जो भी ट्रेंड स्टाफ हो, अमूमन यह होता है कि जब प्राइमरी लेवल पे यही होता है कि हम जो नॉर्मल डिलीवरी या इस तरह की होती हैं, तो वो हमारा स्किल बर्थ अटेंडेंट वही करवाते हैं। और इन केस अगर कोई इस तरह की पेचीदगी होती है तो फिर उनको एज अ रेफरल सेकेंडरी या टर्शरी हॉस्पिटल उनको भेज देते हैं। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी हो रही हैं, मगर ये है कि
उसको थोड़ा सा हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी सर्विस जहाँ जहाँ हमारा एक्सेस नहीं है, एक्सेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की और जो बेसिक जिसे बी मॉन्क सर्विस कहते हैं, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक न्यूबॉर्न सर्विस होती है, और दूसरा सी मॉन्क होती है जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। इन केस अगर बीमोंग सर्विसेज हमारी बेसिक हेल्थ यूनिट पे और इस तरह के दूर दराज इलाके रूरल में उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, जहाँ स्किल बर्थ अटेंडेंट भी हो और डिलीवरी रूम भी हो, वहाँ पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर ख्याल रखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे आसान और सस्ते तरीके हैं जहाँ पर माओ की जो पोस्टमार्टम हेमरेज हुए, और दूसरा ये है कि अपना इन्फेक्शन प्रिवेंशन हुआ, जो इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर की वजह से अर्ली अगर डायग्नोस ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो उन माओं को हम बचा सकते हैं। बाकी दौरान प्रेगनेंसी टेटनस टाइफाइड का वैक्सीनेशन आती है, वो टाइमली उस माँ को लगवाने चाहिए। और दूसरा ये है कि अपना विटामिन ए सप्लीमेंटेशन हुआ, और जैसे बर्थ डिलीवरी हो जाती है तो फिर बच्चे के लिए जो अर्ली इनिशिएशन, पहले घंटे के अंदर माँ का दूध, और उसके अलावा 6 मंथ तक कंटिन्यू माँ का दूध पिलाना चाहिए, और प्लस रूटीन इम्यूनाइजेशन के जो वैक्सीनेशन हमारी है और बच्चे को ज़रूर करवानी चाहिए। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमें, अगर उस बच्चे को प्रिवेंटल काजे से हम बचा सकते हैं, तो क्या होगा कि वो उस बच्चे की हम जिंदगी बचा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी वजह से अगर हम वो करें तो हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा सबसे ये है कि हमारी जो एक अर्ली मैरिज हैं उनको भी, क्योंकि अर्ली मैरिज को भी हमारे पास सिंध का तो लॉ अप्रूव्ड है, और बाकी नेशनल और बाकी प्रोविंस में हैं कि जो बच्चे माओ की लड़कियों की जो अपनी उम्र के हिसाब से जल्दी शादियां हो जाती हैं, तो उसमें फिर लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस जो बर्थ स्पेसिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे में ज़्यादा वक्फा होगा 2 से 3 साल का, तो उसमें क्या होगा कि माँ की और बच्चे की दोनों की सेहत महफूज हो सकती है। तो इस तरह का छोटे छोटे लो कॉस्ट इंटरवेंशन हमारे पास एविडेंस बेस मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा हम क्वालिटी सर्विस, एंटीनेटल, प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग और रूटीन चेकअप में अगर चले जाते हैं, तो फिर उन माओं को हम बचा सकते हैं। बगैर जो हम देर कर दें उन चीज़ों में, तो डेफिनेटली जितना हम देर करेंगे, जितना एक्सेस देर होगा, तो उन माओं के लिए फिर क्या होगा, वो कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। फिर कॉम्प्लिकेशन में जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया, तो पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर उन माओं की अम्मात ज़्यादा हो जाती है। तो सस्ते आसान तरीके मौजूद हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, और क्वालिटी ऑफ केयर को हमने इम्प्रूव करना है। तो फिर उन माओं को हम बचा सकते हैं जो इतना बड़ा नंबर हमारे पास आया हुआ है। तो अगर सर्विस बेहतर दे सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं, और थोड़े से बिहेवियर चेंज, लोगों को कम्युनिटी इंगेजमेंट कर सकते हैं कि टाइमली जब शादी का प्लान कर रहे हैं, जहाँ एक प्रेगनेंसी का प्लान कर लेते हैं, तो उनको टाइमली ये पता होना चाहिए कि मुझे फ़ौरन चेकअप के लिए जो नज़दीक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद जब वहाँ पर हमारा ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ होता है, तो वो अगर उनको प्रॉपर चेकअप के साथ फर्दर इंटरवेंशन दे देता है, चाहे हेल्थ की हो चाहे न्यूट्रिशन की, तो उन माओं को बहुत अच्छे तरीके से हम बचा सकते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर देखा जाए कि दूसरी से तरफ जो वज़ीर सेहत कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल 10,000 ख़वातीन मौत का शिकार होती हैं, तो ये जो एदाद व शुमार है ये गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और अगर इंसानियत पे बात नहीं की जाएगी तो ये मसला जो है कैसे हल होगा, कैसे बेहतर होगा। पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत है वो सेहतमंद नहीं है बिल्कुल, और 80% बच्चों की जो नशोनुमा है वो रुक जाती है। ज़ाहिर है न्यूट्रिशन के हवाले से, खुराक के हवाले से वो रुक जाती है, और बच्चों की नशोनुमा से लाखों ख़ानदान मुतासर होते हैं और लाखों फैमिलीज़ मुतासर होती हैं। और एक सेहत का मामला मुल्क की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ये जो सोशो इकोनॉमिकल हमारी कंडीशन है वो कैसे बेहतर होंगी, और जो लाखों ज़िंदगियाँ हम कैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो डेफिनेटली ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम ओवरऑल 38% जिस तरह आपने की, तो स्टंटिंग ग्रोथ की बात की, मैं तो कहूँगा कि नेशनल लेवल पे 40% है, और प्रोविंशियल सिंध की बात करें तो 45% है।
ओवरऑल दुनिया में मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। कहीं एक फार्म है मेल न्यूट्रिशन का, 2 फार्म है, 3 फार्म है, मगर पाकिस्तान तो ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है। अंडर न्यूट्रिशन हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, हिडन हंगर हो, ओबेसिटी, ओवरवेट हो, तो हम तो ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन में है। अलार्मिंग सिचुएशन है, पर 2018 जो हमारा सर्वे हुआ था तो उस मुताबिक तो हमारे अंडर 5 थे, एडोलिसेंट थे, प्रेग्नेंट एक्टिव वुमेन थी, वो हमारी मुख्तलिफ मेल न्यूट्रिशन के फार्म में मौजूद भी थी, जिसमें बहुत सारा काम भी हो रहा है। हम थोड़ा सा लिमिटेड टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस पर तो पूरा दिन लग जाते हैं कि बात की जाए और किस तरह उसको हम बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल जो स्टंटिंग ग्रोथ की बात है, तो उसके जो बेसिक काजेज तो यही है कि सबसे पहले कि आपको पता होगा कि हमारे पास जो पूरा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं। अगर हम पावर्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि जहाँ पर पुअर इंडेक्स की जो कंटाइल्स होते हैं बहुत लो होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर यही है कि जो स्टंटिंग ग्रोथ है ज़्यादा पाई जाती है। और प्लस जो पुअर मेटरनल हेल्थ और न्यूट्रिशन है, माँ की जो सेहत और ग़िज़ा की कमी की वजह से, एक ये भी है कि उसकी वजह से जो स्टंटिंग ग्रोथ में जो बच्चे के पैदा होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरे ये हैं कि बार बार बच्चे का बीमार होना और सही तरीके से उसको खुराक टाइम पे ना मिलना, और माँ का शुरू वाला दूध हो, 6 महीने तक दूध हो, इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट स्टंटिंग ग्रोथ पे इफेक्ट करती हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करते हैं कि आपको पता है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं, जिसको हम फोकस करते हैं कि माँ के 270 दिन और बच्चे के 2 साल, वो बहुत ही क्रिशियल होते हैं उस बच्चे की, उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी उसके एज के हिसाब से कद बढ़ने के लिए। तो अगर हम ये शुरू में ये बात करें कि अगर माँ की सेहत और उसकी ग़िज़ा मैटर करती है कि उस बच्चे की, जब वो बच्चा जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है माँ, तो समझें कि उसकी सेहत, उसकी ग़िज़ा उस बच्चे की वहीं से स्टार्ट हो जाती है। माँ सेहतमंद होती है, माँ की ग़िज़ा बेहतर होती है कि जब बच्चे के 6 हफ्ते के बाद आस्ता आस्ता जब न्यूरॉन, जो दिमाग के सेल होते हैं, वो मिलियंस में डेवलप होना शुरू कर देते हैं। फिर आस्ता 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 जैसे बच्चा बढ़ जाता है माँ के अंदर वूम में, तो न्यूरॉन डेवलप होते रहते हैं, ये बढ़ते रहते हैं। जब बच्चा 2 साल तक हो जाता है तो तकरीबन 70 to 80% बच्चे की न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं। ये वाला वो क्रूशियल पीरियड है जिसमें हम स्टंटिंग ग्रोथ वाली बात करते हैं। उसी दौरान हमारी माँ की सेहत और ग़िज़ा, क्योंकि ग़िज़ा को सेहत के अलग नहीं कर सकते, तो माँ की सेहत का मतलब ये है कि प्रॉपर उसी दौरान माँ अगर प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप पे जाती है, पहले तो 4 मैंडेटरी थी, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड कर रहा था, अभी तो 8 मैंडेटरी विजिट हो गई हैं कि माँ एंटीनेटल की 8 विजिट करे, तकरीबन हर मंथ बचती है। तो हर मंथ अपने नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी पे जाए, प्रॉपर जाके चेकअप कराए, कोई अगर पेचीदगी है तो उसको टाइमली एड्रेस किया जाए, तो कम से कम माँ किसी कॉम्प्लिकेशन में ना जाए या उसकी वजह से बच्चा ना मुतासर हो जो पेट में अंदर पल रहा होता है। और दूसरा ये है कि माँ की उसी दौरान ग़िज़ा कितनी बेहतर है। अमूमन जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है माँ, तो उसको 2200 प्लस 300 किलो कैलोरी, यानी 2500 किलो कैलोरी 24 घंटे में चाहिए होती है। वो बेहतर सुबह का नाश्ता भी हो, दोपहर का भी हो, रात का भी हो, उसी दौरान बीच में हल्का फुल्का फल फ्रूट, इस तरह जो घर में कहते हैं ना मीठी रोटी या इस तरह बना के रखते थे जो माँ खाती थी, तो उसमें एटलीस्ट उसकी जो किलो कैलोरीज 2500 किलो कैलोरीज 24 घंटे चाहिए, तो वो माँ की ग़िज़ा पूरी होनी चाहिए। अब उमूमन हो नहीं रही, तो फिर क्या होता है कि शुरू वाले दिन में, जैसे बच्चा, आपको पता है माँ जब प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है और उसको पता चल जाता है, तो शुरू में ही दिनों में आयरन फोलिक की छोटी गोली होती है, वो माँ को स्टार्ट की जाती है। तो कम से कम वो बच्चा, जो पीछे आपको पता होगा कि आयरन फोलिक की अगर कमी हो जाती है, स्पाइना बाइफिदा पीछे अगर फोड़ा हो जाता है, बच्चों में एबनॉर्मलिटी होती है सिर्फ आयरन फोलिक ना खाने की वजह से। उमूमन या तो हम बैलेंस डाइट इतनी खाएं, वेजिटेबल फल फ्रूट खाएं जहां से फोलिक एसिड मिलता रहे, पर हमारे उमूमन देखा गया है तो माएँ सही ग़िज़ा प्रेगनेंसी दौरान लेती नहीं, तो इसलिए आयरन फोलिक एसिड मैंडेटरी है, जैसे ही पता चले कि वो कंसीव कर रही है। उसके बाद फिर आयरन फोलिक एसिड है, वो कंटिन्यू कर रही हैं कि कम से कम अगर खून की कमी है माँ में, और अगर 2000 सर्वे 18 की हम बात करें, तो प्रेगनेंसी में माएँ जो है तकरीबन 40% खून की एनीमिया की कमी का शिकार है, और बहुत ज़्यादा है ये। अगर हम ये रीजनल ग्लोबल भी बात करें, तो बहुत खून की कमी की ये 40% बहुत ज़्यादा है।
तो उससे क्या है, आयरन फोलिक की गोली प्रोविंशनल नेशनल लेवल की थ्रू एलएचडब्ल्यू प्रोग्राम देखें तो मायों को जाके दी जाती है, हेल्थ फैसिलिटी पे जैसे आ जाती है, और उनको काउंसलिंग की जाती है आपको किस टाइम ये खानी खाती है, और मुस्तकिल खानी पड़ती है तो उससे क्या होता है, थोड़ी खून की कमी उससे पूरी हो जाती है, मगर उसके साथ उसको बैलेंस डाइट अपनी घर की ग़िज़ा भी खानी चाहिए। अब क्योंकि आयरन फोलिक के बाद अभी भी मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन पे बात हुई है ग्लोबली के, आयरन फोलिक तो आयरन 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसके साथ 13 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिससे अब मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है, जिस पे नेशनल प्रोविंशियल बात हो रही है, और उम्मीद करते हैं करीब हम एमएमएस जिसे हम कहते हैं, वो अगर माँ प्रेगनेंसी दौरान खा रही है तो उसके जो आउटकम बच्चे पे हैं असरात बहुत ज्यादा मुफीद है। यानी अगर माँ कमजोर है, ग़िज़ा नहीं मिल रही, सेहत ठीक नहीं है, तो चांसेस यही होता है जिस तरह हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर भी होते हैं, लो बर्थ भी होते हैं, अपने टाइम से पहले होते हैं पैदा, तो उसमें चांसेस क्या होते हैं, स्टंटिंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हमने माँ और बच्चे की बात कर ली कि किस तरह इस स्टंटिंग ग्रोथ को हम बेहतर कर सकते हैं या उनकी वजूहात क्या हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं कि जब एंटीनेटल के बाद जब डिलीवरी आती है तो सेफ डिलीवरी बहुत ज़रूरी होती है उस माँ के लिए कि कम से कम किस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो फिर जाहिर सी बात माँ का पूरा तवज्जो है, उस में क्या होता है कि बच्चे को जो पहले घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध चाहिए होता है, फिर वो मिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि पहले घंटे के अंदर वाला जो दूध होता है उस जिसे हम पहला टीका भी कहते हैं, वो कुदरत की तरह से अनमोल तोहफा है। उसमें पूरी एंटीबॉडीज, विटामिन ए, एक मुकम्मल ग़िज़ा का वो जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, माँ का पहला दूध वो पहले घंटे के अंदर ही अंदर पिलाना चाहिए। और दूसरा ये है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए, कुछ और बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उमूमन हमारे न्यूट्रिशन सर्वे में यही देखा गया है, तकरीबन नेशनल लेवल पे हम देखें तो 48% हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी 52% अभी भी माएँ उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे रही। तो ये हमारे पास एक किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन है। 100% हो तो उससे क्या होगा कि चांसेस कम होते हैं कि बच्चा स्टैंडिंग ग्रोथ में ना जाए, क्योंकि पहले घंटे का दूध, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, वो उससे बच्चे की जो बेहतर नशोनुमा ग्रोथ होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके साथ माँ की ग़िज़ा भी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोस्टनेटल चेकअप हो जो तकरीबन 7 से 14 दिनों तक वो चलता रहता है, और बच्चे की ग्रोथ भी चलती रहती है। प्लस जो हमारा इम्यूनाइजेशन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है, कि बार-बार कोई इलनेस, डायरिया, नमूनेस की वजह से बच्चा अगर बार-बार बीमार होता है तो उसकी ग्रोथ जो डेवलपमेंट होती है वो भी रुक जाती है। और तीसरा ये है कि जब बच्चा 6 महीने या उससे जब बड़ा होता है तो माँ के दूध के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम नरम ठोस ग़िज़ा की हम बात करते हैं। उमूमन क्या है कि माँ दूध कुछ पिलाती हैं, कुछ नहीं पिलाती, और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उनको जो डाइट देती हैं वो कम होती है, तो बच्चा जब सही तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट फीडिंग नहीं ले ला पा रहा होता, तो उससे क्या होता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुतासर हो जाती है, और एज के साथ उसका फिर कद नहीं बढ़ता। तो ये उमूमन हमें बैलेंस डाइट हो, उसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। इनिशियली क्या होता है, 6 महीने में तो ठोस ग़िज़ा, साबूदाना, केला या कुछ इस तरह खिचड़ी नरम करके, जो बिल्कुल सख्त भी ना हो नरम भी ना हो, बच्चों को खिलाई जाती है, और वो खिलानी भी ज़रूरी है कि बच्चा माँ के दूध के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो, तो बच्चे की जो एज के साथ ग्रोथ है वो प्रॉपर बढ़ती रहे और मॉनिटरिंग भी होती रहे। और दूसरा ये है कि जब वो उमूमन वाटर सैनिटेशन की हम बात करें, उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि साफ सुथरा पानी चाहे पीने का हो और धोने का हो, क्योंकि उसकी वजह से अगर साफ पानी हो ना हो तो उसकी वजह से बच्चे को डायरिया होती है, माँ बीमार पड़ जाती है। तो इसलिए वाटर सैनिटेशन का बड़ा रोल है कि साफ सुथरा पानी हो। उसके साथ जब बच्चे को हैंडलिंग किया जाता है, बच्चे को ग़िज़ा खिलाई जाती है, तो माँ का हाथ का बार बार धोना, हैंडलिंग में जो उसको हैंडल करना है, देना है, उसके बर्तन सही साफ सुथरे पानी में धोना, वो चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि उमूमन आप देखें हमारे पास जब इस तरह के बर्तन पड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारी मक्खियाँ बैठ जाती है, और मक्खियों में हज़ारों किस्म के जरासीम होते हैं। अगर वो धुले हुए सही नहीं होंगे तो डेफिनेटली बच्चों को उनकी सेहत पे उनको बार बार बीमार हो जाता है, ज़्यादातर डायरिया लग जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से भी मेल न्यूट्रिशन में चला जाता है, फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ वो रुक जाती है। तो ये छोटी सी ऐसी इंटरवेंशन है जिसको हम बचा सकते हैं। जहाँ तक आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। एक हमारा नेशनल मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टंटिंग रिडक्शन का है, और बाकी फार्म के मिल न्यूट्रिशन का वो भी चल रहा है। और अगर हम सिंध कंटेक्स्ट में बात करूं कि सिंध
गवर्नमेंट ऑफ सिंध के प्रोग्राम जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 18 में जब सर्वे हुआ था तो उस दौरान ज़्यादातर हमारा क्यूरेटिव वेस्टिंग को फोकस किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादातर फोकस है प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव मेल न्यूट्रिशन का, तो उसमें स्टंटिंग वेस्टिंग हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज को, उनको सबको कवर करती है। एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, सिंध इनहांस रिस्पांस रिड्यूस स्टंटिंग प्रोजेक्ट, टास्क फोर्स सेक्रेटेड न्यूट्रिशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोग्राम जो 2022 तक चला और अभी एक्सटेंशन में ही कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरा एक प्रोग्राम जो मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसे सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के 16 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट में है। वो भी 1000 दिन वाला ही प्रोग्राम है, जिसमें माँ के और बच्चे के 1000 दिन, माँ के 270 दिन और बच्चे के 2 साल तक तकरीबन 15 चेक पॉइंट से माँ एंटीनेटल पे भी आती है, वैक्सीन भी कराती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग भी होती है और हर विजिट पे माँ को चेकअप के बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उनको अमाउंट भी मिलता है। ये उसका सपोर्ट फंड है कि कम से कम वो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी पे आए, अपना चेकअप कराए। ये भी प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरा ये है कि सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉपुलेशन प्रोजेक्ट अभी 380 जीडीज में शुरू होने लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, स्केल अप होने जा रहा है, जिसपे जो डिस्पेंसरीज को अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें मेटरनल चाइल्ड हेल्थ पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है और होपफुली के ये बच्चे की और माँ की सेहत और गिजा के ना, बच्चे की सेहत, माँ की सेहत, माँ की गिजा उस बच्चे के इम्पेक्ट करती है। और स्टंटिंग ग्रोथ, बच्चे की जो आईक्यू और प्रोडक्ट लेवल होती है ना, आम बच्चे से कम होती है। तो स्टंटिंग ग्रोथ को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आने वाले सर्वे हों, तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो स्टंटिंग जो ग्रोथ वाले इंडिकेटर हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे होंगे। पिछले सर्वे में हमने प्रोग्रेस की है, मगर हर साल देखें जो डेटा देखा गया है 0.5% पर ईयर हमने रिडक्शन की है, मगर इसको हमें बढ़ाना है अगर हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो हमें 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये सवाल है उसको, क्योंकि टॉपिक सवाल आपका बहुत बड़ा है, मैंने कोशिश की है कि इसको समराइज करके जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं और उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है इस छोटे से टाइम में कवर हो गया होगा। अच्छा नवीद साहब, ये न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का दावा है कि पाकिस्तान में 41% जो है ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं और जो 14% वज़न कम होने के हवाले से भी फिगर सामने आई है। तो ये जो ज़चकी के ग़िज़ायत की हालत इतनी ख़राब है, तो लाखों जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी अमवात होती है, तो इसमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़ाहिर है कि एक माँ की सेहत ख़राब होगी तो बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, और अगर माँ की सेहत अच्छी होगी तो वो बच्चे की सेहत बेहतर होगी। तो इस सूरत हाल से हम कैसे निपट सकते हैं कि उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं कि ये जो ख़वातीन में खून की कमी है उसको कैसे मतलब बेहतर किया जा सकता है? माओ की जो अमवात होती है ना, ज़्यादातर चाहे प्रेगनेंसी के दौरान हो या प्रेगनेंसी के बाद हो, तो उनकी सेहत और जो उनकी ग़िज़ा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उमूमन होता क्या है कि जो उनको रिक्वायर्ड किलो कैलोरीज होती हैं, वो 24 घंटे में, अगर नॉर्मल बंदा होता है तो उसको 2200 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर वो प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, जो हामला खवातीन होती हैं, तो उनको 300 एडिशनल कर दें तो 2500 किलो कैलोरीज बन जाती हैं। और जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनको 200 मज़ीद एडिशनल कर दें, 2500 प्लस 200 2700 किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं। वो हमारी सेहत और उनकी ग़िज़ा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एक तो हमारा दौरान प्रेगनेंसी उनकी सेहत और उनकी ग़िज़ा का हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए। क्या उनकी कोई सेहत या ग़िज़ा के मामले में कोई कमी बेशी तो नहीं है? और यही हमारा प्रेगनेंसी के दौरान जो खून की कमी है, जिस तरह आपने कहा कि 41% है, और बिल्कुल है। ये अगर हम पीछे 2011 की सर्वे में देखें तो उस दौरान और भी ज़्यादा खून की कमी थी, 49-50% थी। मगर ये है कि थोड़ी-सी जो प्रोग्राम्स हमारे चले थे, अब थोड़ा-सा वो खून की कमी जो प्रेग्नेंसी के दौरान थोड़ी-सी कमी आ गई है। हम थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं पर स्लोली कर रहे हैं। इसको मज़ीद रिडक्शन पे लाना है। यानी ग्लोबल अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये जो 41% है बहुत ज़्यादा है प्रेग्नेंसी के दौरान। एक तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनको रिक्वायर्ड जो सप्लीमेंट हैं, डाइट है, प्रेग्नेंसी के दौरान बेहतर मिलनी चाहिए। फिर जब वो डिलीवरी के बाद जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, तो जो हमने जिस तरह एडिशनल 200 किलो कैलोरीज की बात की, 2700 किलो कैलोरी उसकी डाइट में होना चाहिए। और दूसरा जो पोस्ट नेटल विजिट होती हैं, वो हमारी
ज़रूरी हैं। एक तो हमारे 24 घंटे के अंदर-अंदर और दूसरा 36 से 72 72 घंटे के अंदर और तीसरी जो विज़िट है 7 से लेके 14 डेज़ की। एक चौथी विज़िट भी होती है, जो उसके बाद वाली विज़िट होती है। तो अमूमन पोस्टनेटल विज़िट प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी होता है उन लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाले माएँ होती हैं और प्लस जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, तो उनको जब हेल्थ फैसिलिटी जब वो माँ लेके जाती है या वैक्सीनेशन के दौरान लेके जाती है, तो अपना भी वहाँ पर चेकअप ज़रूर करा लें कि कोई पोस्ट प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उमूमन होता क्या है, कभी-कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती आती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या सेप्सिस हो जाता है, तो उमूमन पता नहीं चलता। फिर क्या होता है लेटर स्टेज में जब सिचुएशन बढ़ जाती है, तो फिर माँ को पता चल जाता है। फिर उस दौरान उन माँओं को थोड़ा-सा बचाने का मरहला जो होता है मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब बच्चे को वैक्सीन के दौरान या किसी और बच्चे को हेल्थ मरकज़ लेके जा रही हैं, तो उसी दौरान अपना भी चेकअप करा रही और प्लस दूध पिलाने वाली माँओं का ये भी हो कि उसके बाद अपने खून का टेस्ट ज़रूर कराएँ, ब्लड प्रेशर का ज़रूर कराएँ और उसके अलावा बाकी पेचीदगी हैं, उनका ज़रूर चेकअप कराएँ। उन अगर कोई पेचीदगी टाइमली पहले डायग्नोस हो जाती है, तो एटलीस्ट उन माँओं को बचाना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो अल्टीमेट वही बात है जब शुरू में हमने क्वेश्चन जो आपने पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि जो पहले 1000 दिन हैं माँओं के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है उस माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। उमूमन जो पहले 270 दिन माँ के, फिर 2 साल बच्चे के। मगर उसी दौरान जब माँ चेकअप के लिए बच्चे को भी ले जाती है, तो अपना चेकअप भी ज़रूर कराएँ और इसी तरह अगर कोई पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन या कुछ और वजूहात अगर माँ में हैं, तो टाइमली अगर उनको एड्रेस किया जाए, तो ऐसी माँओं को भी हम बचा सकते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब, आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब, जो न्यूट्रिशनिस्ट थे और बच्चे की सेहत के हवाले से उन्होंने बात की, ख़वातीन की सेहत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये हुकूमत को फ़ौरी तौर पर हल करना चाहिए। सेहत के हवाले से जो बेसिक यूनिट्स हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि जब तक सरमायाकारी नहीं होगी, हालांकि देखा जाए कि WHO ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि इसमें सरमायाकारी की जाए और सेहत के निज़ाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये जो 10,000 ख़वातीन का ये दौरान हमल मौत होती है, तो ज़ाहिर ये कम रेशो नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो फिगर्स की बात हो रही है, तो ये फिगर जो है हमारे पास कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक्यूरेट नहीं होती। ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपनी तरफ से डेटा कलेक्ट करती है, तो वो बताती है कि ये इतनी 10,000 ख़वातीन हो सकता है इससे ज़्यादा ख़वातीन हो मौत का शिकार होती हैं दौरान हमल। और खून की कमी के हवाले से डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब ने हमें बताया कि ये जो ख़वातीन में खून की कमी होती है या न्यूट्रिशन के मसाइल होते हैं या खुराक के मसाइल होते हैं, उसमें कैसे कमी लाई जा सकती है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर नवीद भुट्टो साहब। नाज़रीन, इस हफ़्ते हमारे प्रोग्राम का जो वक्त होता है ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान आसिफ थिबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।